आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योग्राफी विद ऋषि चार्ट पर स्वागत है। पेश है कक्षा 10 मिशन 100 पार्ट 4 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र। कक्षा 10 मिशन 100 सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र। पार्ट 1 विकास। 4 अंक का है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1, सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? कोयला परंपरागत ऊर्जा स्रोत, खनिज तेल परंपरागत, प्राकृतिक गैस परंपरागत, सौर ऊर्जा ये नवीन स्रोत हैं। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है, तो क्या होगा? सौर ऊर्जा। प्रश्न 3, विश्व बैंक विकास के मापदंड के रूप में कौन से पहलू को प्रमुखता देता है? प्रति व्यक्ति आय को। तो विश्व बैंक आय को प्राथमिकता देता है। सही उत्तर होगा 1 नंबर आय। प्रश्न 1, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक में किन संकेतों का प्रयोग करता है? उत्तर, यूएनडीपी द्वारा आय, शिक्षा और स्वास्थ्य संकेतों के प्रयोग द्वारा मानव विकास सूचकांक जारी किया जाता है। प्रश्न 2, विकास किसे कहते हैं? उत्तर, विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों के आर्थिक स्तर में मात्रात्मक एवं गुणात्मक सुधार हो, जिससे उनका जीवन स्तर ऊंचा हो, विकास कहलाता है। प्रश्न 3, अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उन विभिन्न प्रणालियों एवं संगठनों के समूह का समन्वय जो लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं, अर्थव्यवस्था कहलाती है। प्रश्न 4, राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? उत्तर, किसी समय अवधि में एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में कुल प्रवाह का मौद्रिक मूल्य राष्ट्रीय आय कहलाता है। इसे एक वित्तीय वर्ष में ही शामिल करते हैं। प्रश्न 5, शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात शिशु मृत्यु दर कहलाता है। प्रश्न 6, साक्षरता दर से आप क्या समझते हैं? उत्तर, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। प्रश्न 7, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? उत्तर, किसी देश की राष्ट्रीय आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने से प्राप्त राशि प्रति व्यक्ति आय या औसत आय कहलाती है। लघुतरात्मक प्रश्न। प्रश्न 1, विकास के लिए धारणीयता या सतत पोषणीयता महत्वपूर्ण क्यों है? स्पष्ट कीजिए। उत्तर, विकास का वह स्तर जो भावी पीढ़ी पर बिना बोझ डाले प्राप्त किया जाता है सतत विकास अथवा धारणीय विकास कहलाता है। धारणीयता विकास के लिए महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित प्रकार से है। पहला, तीव्र आर्थिक विकास से प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन के कारण प्राकृतिक संसाधन समाप्त हो जाएंगे, जिससे भविष्य में सभी देशों का विकास खतरे में पड़ जाएगा। दूसरा, तीव्र औद्योगिकीकरण से पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंचता है, जो प्रदूषण का कारण बनते हैं एवं भविष्य में प्राकृतिक संतुलन को बाधित करते हैं। प्रश्न 2, भारत के लोगों द्वारा ऊर्जा के किन स्रोतों का प्रयोग किया जाता है? अब से 50 वर्ष पश्चात क्या संभावनाएं हो सकती है? उत्तर, भारत में ऊर्जा के निम्नलिखित स्रोत प्रयोग किए जाते हैं। परंपरागत स्रोतों में कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत। गैर परंपरागत स्रोत में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बायोगैस, भूतापीय ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा। 50 वर्ष बाद क्या होगा? बढ़ते जनसंख्या के दबाव और प्राकृतिक संसाधनों के निरंतर दोहन के कारण पेट्रोलियम एवं संबंध उत्पादों की मांग बढ़ेगी। पूर्ति कम होने के कारण इन उत्पादों के मूल्य में निरंतर वृद्धि के कारण इनका आयात महंगा होगा। फलस्वरूप भुगतान असंतुलन की स्थिति पैदा होगी। अतः नए नए ऊर्जा स्रोतों को खोजना होगा तथा ऊर्जा के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता बढ़ेगी। पार्ट 2, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र।
अति लघुतरात्मक प्रश्न में प्रश्न 1, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं? उत्तर, किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। प्रश्न 2, बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर, जब प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के इच्छुक और सक्षम व्यक्तियों को कोई कार्य उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी स्थिति बेरोजगारी कहलाती है। प्रश्न 3, सार्वजनिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण होता है, उसे सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। 4, मध्यवर्ती वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, वे उत्पादित वस्तुएं जिनका प्रयोग उत्पादक कच्चे माल के रूप में उत्पादन की प्रक्रिया में करता है अथवा उन्हें फिर से बेचने के लिए खरीदा जाता है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। प्रश्न 5, संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उत्तर, वे उद्यम अर्थात कार्यस्थान जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, काम सुरक्षित होता है और सरकारी नियमों और विनियमों का पालन किया जाता है। प्रश्न 6, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर, इससे प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली द्वारा अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है, जैसे कपास से कपड़ा और गन्ने से चीनी। प्रश्न 7, प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? उत्तर, जब प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहा जाता है, जैसे कृषि, खनन तथा डेयरी। प्रश्न 8, तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी सेवाओं वाले व्यवसाय सम्मिलित हैं, जैसे परिवहन, संचार, व्यापार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंध आदि। प्रश्न 9, मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। उत्तर, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। प्रश्न 10, प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं? उत्तर, जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक व्यक्ति संलग्न रहते हैं तो इसे छिपी हुई अथवा प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है। इसमें कुछ लोगों को वहां से स्थानांतरित कर दिया जाए तो भी कुल उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लघुतरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, असंगठित और संगठित क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। उत्तर, असंगठित क्षेत्र से आशय उन छोटी मोटी एवं बिखरी इकाइयों से हैं जो अधिकांशतः राजकीय नियंत्रण से बाहर होती है, जबकि संगठित क्षेत्र उस उद्यम या कार्यस्थान से हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है, सरकारी नियमों व विनियमों का पालन करना होता है। 2, असंगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें अनियमित होती हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में रोजगार की शर्तें नियमित होती है। 3, असंगठित क्षेत्र में श्रमिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करते हैं, जबकि संगठित क्षेत्र में कर्मचारी व श्रमिक नियमित रूप से मासिक वेतन प्राप्त करते हैं। प्रश्न 2, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में कोई 2 अंतर बतलाइए। उत्तर, सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराती है, जैसे डाकघर, भारतीय रेलवे इत्यादि। निजी क्षेत्र में परिसंपत्तियों पर स्वामित्व और सेवाओं के वितरण की जिम्मेदारी एकल व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होती है, जैसे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड आदि। 2, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य सार्वजनिक कल्याण तथा उत्पादन एवं वितरण संबंधी समस्त निर्णय सरकार द्वारा निर्धारित नीति के तहत लिए जाते हैं। निजी क्षेत्र की गतिविधियों का उद्देश्य लाभ अर्जित करना तथा उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी स्वामित्व अथवा प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। पाठ 3, मुद्रा एवं साख। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, औसत आय को भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय, औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। भारत में करेंसी नोट जारी करता है आरबीआई। भारत में करेंसी नोट आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक जारी करता है। इच्छा और आकांक्षाएं के लक्ष्य हैं।
तो इच्छा और आकांक्षाएं विकास के लक्ष्य हैं। बैंकों और सहकारी समितियों से लिया गया ऋण है अनौपचारिक। बैंकों और सहकारी समितियों से लिया गया ऋण अनौपचारिक है, अनौपचारिक ऋण है। 5वां 7 वर्ष और से अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाता है। 6, वस्तु विनिमय प्रणाली में का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय किया जाता है मुद्रा का। वस्तु विनिमय प्रणाली में मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है। 8वां ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य स्रोत है सहकारी समितियां। ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ता ऋण उपलब्ध कराने का मुख्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। 9वां मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और के आधार पर करती है। यह आएगा प्रति व्यक्ति आय। मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर की जाती है। 10वां बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को देने के लिए इस्तेमाल करते हैं ऋण। यह आएगा ऋण। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रश्न 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। दूसरा भाग। पहला, शिशु मृत्यु दर राज्य में सबसे कम है केरल। शिशु मृत्यु दर केरल राज्य में सबसे कम है। दूसरा, किसी देश की आय उस देश के सभी की आय है, नागरिकों की आय है। तो किसी देश की आय उस देश के सभी नागरिकों की आय है। तीसरा, साहूकार, मालिक और परिचित से लिया गया ऋण कहलाता है अनौपचारिक ऋण। साहूकार, मालिक और परिचित से लिया गया ऋण अनौपचारिक ऋण कहलाता है। चौथा, भारत में नवंबर में 500 और 1000 के नोटों को अमान्य घोषित कर दिया। यह आएगा 2016। भारत में नवंबर 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को अमान्य घोषित किया गया। 5वां, आज 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था बन गया है। यह आएगा उपभोक्ता इंटरनेशनल। क्या आएगा? उपभोक्ता इंटरनेशनल। आज उपभोक्ता इंटरनेशनल 100 से अधिक देशों की 200 संस्थाओं की एक संरक्षक संस्था बन गया है। मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है यूएनडीपी। यह आएगा यूएनडीपी, मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था है। 7वां, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से करेंसी जारी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी जारी करता है। प्रश्न 3, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? उत्तर, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थ का काम करती है, इस कारण उसे विनिमय का माध्यम कहते हैं। प्रश्न 4, बैंक चेक क्या है? उत्तर, चेक एक कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के व्यक्ति को रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। प्रश्न 5, कृषक सहकारी समिति किस प्रकार के ऋण मुहैया कराती है? उत्तर, कृषि उपकरण खरीदने, खेती करने, मछली पकड़ने आदि बनाने के लिए ऋण मुहैया कराती है। प्रश्न 6, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? उत्तर, इस प्रणाली में वस्तुओं और सेवाओं के बदले वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान किया जाता है। प्रश्न 7, औपचारिक स्रोतों के उदाहरण एवं दो लाभ बताइए। उत्तर, उदाहरण है बैंक और सहकारी समितियां औपचारिक ऋण स्रोत है। बैंक और सहकारी समितियां, इसमें लाभ क्या है? कम ब्याज पर ऋण की प्राप्ति और लंबे समय के लिए ऋण की प्राप्ति होती है। प्रश्न 8, साख के अनौपचारिक स्रोतों के उदाहरण एवं दो दोष बताइए। उत्तर, उदाहरण है इसमें साहूकार, व्यापारी, महाजन और मालिक दोस्त आदि अनौपचारिक ऋण स्रोत हैं। इनके दोष क्या हैं? ऊंची ब्याज दर, ऋणी का कई प्रकार से शोषण करना। प्रश्न 9, ऋण की शर्तें किसे कहा जाता है? उत्तर, ब्याज दर, समर्थक ऋणाधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण की शर्तें कहा जाता है। प्रश्न 10, मुद्रा क्या है? भारतीय मुद्रा की 2 विशेषताएं बताइए। उत्तर, मुद्रा से अभिप्राय उस वस्तु से है जिसका सामान्य
तथा विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग किया जाता है। इसकी विशेषता भारत में आधुनिक मुद्रा करेंसी कागज के नोट व सिक्के हैं। पाठ 4 वैश्वीकरण एवं भारतीय अर्थव्यवस्था। बहुविकल्पी प्रश्न। पहला प्रश्न, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाती है। सही उत्तर होगा द वैश्वीकरण। प्रश्न 2, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए जाने वाले निवेश को कहा जाता है विदेशी निवेश। सही उत्तर होगा 2 नंबर ब विदेशी निवेश। प्रश्न 3, सरकार द्वारा व्यापार से अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है उदारीकरण। उत्तर होगा ए उदारीकरण की प्रक्रिया। प्रश्न 4, वैश्वीकरण और प्रतिस्पर्धा के दबाव में सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन हुए हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां, श्रमिक, भूस्वामी, सभी वैसे प्रभावित सभी हुए हैं, लेकिन विशेष संदर्भ में श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में श्रमिक सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। उत्तर होगा ब श्रमिक। प्रश्न 5, विश्व के दूरस्थ भागों को जोड़ने वाली वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका रही है बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। सही उत्तर होगा ए बहुराष्ट्रीय कंपनियां। प्रश्न 6, वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए हैं धनी वर्ग के उपभोक्ता। सही उत्तर होगा धनी वर्ग के उपभोक्ता 1 नंबर। प्रश्न 7, वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर स्वामित्व और नियंत्रण रखती है कहलाती है बहुराष्ट्रीय कंपनी। सही उत्तर होगा स बहुराष्ट्रीय कंपनी। प्रश्न 8, फोर्ड मोटर्स कंपनी किस देश की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। अमेरिका की, यूएसए की। सही उत्तर होगा स अमेरिका। प्रश्न 9, भारत की किसी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी का नाम बताइए। उत्तर रेनबैक्सी। प्रश्न 10, भारत में कार्यरत 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। पहला हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, दूसरी कोका कोला। प्रश्न 11, विदेशी निवेश किसे कहा जाता है। उत्तर बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। प्रश्न 12, वैश्वीकरण क्या है। भारत में इसके 3 प्रभावों के बारे में बताइए। उत्तर वैश्वीकरण विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण है। सकारात्मक प्रभाव इसके, वैश्वीकरण आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, ये जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद करता है, ये प्रतिस्पर्धा पैदा करता है। चौथा, ये किसी देश की जीडीपी को बढ़ाता है। अब वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव, ये बाल श्रम और गुलामी जैसी परिस्थितियों को बढ़ावा देता है, ये आतंकवादियों और अपराधियों की मदद करता है। तीसरा, गरीब और अमीर के बीच अधिक अंतर पैदा करता है। प्रश्न 13, वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। उत्तर दूरसंचार सुविधाएं, टेलीफोन, मोबाइल फोन, फैक्स आदि का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने एवं संचार में प्रयोग किया जाता है। दूसरा, कंप्यूटरों ने भी वैश्वीकरण को गति प्रदान की है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। 3, इंटरनेट से तो परिस्थितियां ही बिल्कुल बदल गई है। संपूर्ण विश्व की जानकारी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न 14, बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है, भारत में इसकी भूमिका बताइए। उत्तर एक से अधिक देशों में लाभ के उद्देश्य से व्यापार और उत्पादन करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। भारत में इन कंपनियों की भूमिका, पहला विदेशी निवेश में वृद्धि, इससे भारत में नए उद्योगों की स्थापना हुई जिससे विदेशी निवेश बढ़ा। दूसरा, नवीन तकनीक का आगमन, ये कंपनियां उत्पादन हेतु नवीन तकनीकों का प्रयोग करती है जिससे श्रम और समय दोनों की बचत होती है। तीसरा, रोजगार में वृद्धि, नए उद्योगों की स्थापना से युवाओं को रोजगार के नवीन अवसर मिलते हैं। पाठ 5, उपभोक्ता अधिकार। प्रश्न 1, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। 24 दिसंबर को। सही उत्तर होगा स 24 दिसंबर। प्रश्न 2, एक मार्क किन वस्तुओं के लिए प्रदान किया जाता है। खाद्य पदार्थों के लिए। सही उत्तर होगा स खाद्य पदार्थ। प्रश्न 3, उपभोक्ताओं को जो अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होते हैं उसे कहते हैं उपभोक्ता अधिकार। में अब इनमें से देखो, चुनने का, सूचना पाने का, क्षतिपूर्ति निवारण का, इनमें से कोई नहीं। सही होगा स क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार। प्रश्न 4, निम्न में से कौन सा गुणवत्ता हेतु प्रमाणन चिन्ह है। ISI, एक मार्क, हॉलमार्क, उपयुक्त सभी, ये सभी हॉलमार्क चिन्ह हैं। प्रश्न 5, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1986 में। सही उत्तर होगा द 1986। प्रश्न 6, भारत में सूचना पाने का अधिकार कब लागू हुआ। 2005 में। सही उत्तर होगा ब 2005। प्रश्न 7, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता सुरक्षा के लिए स्थापित किया गया जिला मंच, राज्य मंच, राष्ट्रीय मंच, उपरोक्त सभी। सही उत्तर होगा द उपरोक्त सभी। प्रश्न 8,
वर्तमान समय में उपभोक्ता संगठन है 20-25, 2000 से अधिक, 700, 1000। सही उत्तर होगा ब, 2000 से अधिक उपभोक्ता संगठन है। प्रश्न 9, भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? 1960 के दशक में। तो सही उत्तर होगा, इनमें से 60 नहीं दिया किसी में, सही उत्तर 1960 के दशक में। भारत में किस दशक में व्यवस्थित रूप से उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ? 1960 के दशक में। प्रश्न 10, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कोपरा का पूरा नाम है उपभोक्ता सुरक्षा या संरक्षण अधिनियम। प्रश्न 2, कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु एक न्यायिक तंत्र स्थापित किया है त्रिस्तरीय। तो कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे हेतु एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है। आरटीआई का पूरा नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई का पूरा नाम राइट टू इंफॉर्मेशन है। चौथा, जिला स्तर पर जिला न्यायालय लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। यह आएगा 20 लाख तक। जिला स्तर पर जिला न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है। पांचवा, उपभोक्ता को उत्पादक, विक्रेता तथा दुकानदार के शोषण से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण है। तो उपभोक्ता को उत्पादन, विक्रेता तथा दुकानदार के शोषण से बचाना ही उपभोक्ता संरक्षण है। प्रश्न 11, बाजार में उपभोक्ता शोषण के 3 प्रकार बताइए। उत्तर, दुकानदारों द्वारा उपभोक्ता से अधिक कीमत वसूलना, दूसरा उपभोक्ता को कम वजन देना, तीसरा उपभोक्ता को घटिया और पुरानी वस्तु देना। प्रश्न 12, उपभोक्ताओं को प्राप्त कोई 2 अधिकारों का उल्लेख कीजिए। उत्तर, सूचना पाने का अधिकार, उपभोक्ता के उत्पादन की किस्म, मात्रा, कीमत, उत्पादन तिथि अधिक जानकारी प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। दूसरा, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, प्रत्येक उपभोक्ता को सुनने जाने का अधिकार है प्राप्त है ताकि वे उत्पादकों से क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके। प्रश्न 13, एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई 2 बताओ। उत्तर, पहला, वस्तु अथवा सेवा की कीमत, उत्पादन की तिथि, समाप्ति तिथि, कंपनी का नाम, ट्रेडमार्क आदि के संबंध में पूरी जानकारी लेनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता को वस्तु खरीदते समय विक्रेता से उसका बिल अवश्य लेना चाहिए। प्रश्न 14, उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने हेतु उपाय बताइए। पहला, उपभोक्ताओं को उसके अधिकारों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। दूसरा, उपभोक्ता संगठनों द्वारा लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम की जानकारी दी जाए और उपभोक्ता अधिनियमों का सही क्रियान्वयन किया जाए। प्रश्न 15, उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। उत्तर, पहला, ये परिषद उपभोक्ताओं के संरक्षण का कार्य करती है। दूसरा, ये उपभोक्ताओं को मार्गदर्शन करती है ये कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएं। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राम राम।